गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास का लेसन नंबर 5 पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि प्रबंध क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम जो है, उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ, अर्थात ये अस्तित्व में कैसे आए, प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं क्या हैं, इनके महत्व क्या हैं, और आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो एक विद्वान हुए हेनरी फ्योल, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। उनकी एक बुक थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी सामान्य और औद्योगिक प्रबंध। उसमें उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। ये जो फ्योल थे ये उद्योगपति थे, यानी इंडस्ट्रिस्ट थे, और इन्होंने अपने जो 14 सिद्धांत दिए उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत था वो कार्य विभाजन था। दूसरा, प्रबंध के जो ये 14 के 14 सिद्धांत हैं ये हर क्षेत्र में लागू होने वाले सिद्धांत हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, सभी क्षेत्रों में ये सिद्धांत सभी समान रूप से लागू होते हैं। तो पहला सिद्धांत हम बात करते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि यदि एक संस्था के संपूर्ण कार्य को, अर्थात जितने भी उस संस्था में कार्य होते हैं, उनको जहाँ तक संभव हो सके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता का काम दे दिया जाए, यानी जैसी जिस व्यक्ति की योग्यता है उसको वैसा ही कार्य दे दिए जाए, तो जो कार्य की क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही बहुत अच्छी होंगी। अर्थात कार्य में विशिष्टीकरण के लाभ जो है एक संस्था को प्राप्त होंगे। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण हम लेते हैं कि एक संस्था, एक कंपनी जो है वो 100 लेक्चर स्टैंडों का ऑर्डर बनाने का ऑर्डर लेती है। अब उस लेक्चर स्टैंड को बनाने के जो तरीके हैं 100 को, उनको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, मान लीजिए 5 आदमी उन्हें बनाते हैं, ये 4 आदमी बनाते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है 20-20 या 25-25 लेक्चर स्टैंड सबको बनाने के लिए कह दिए जाए। लेकिन इस कार्य में जब सबको 20-20, 25-25 लेक्चर स्टैंड दिए जाएंगे तो इस कार्य में एक जो लेक्चर स्टैंड बनाने का समस्त कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करना पड़ेगा। अर्थात वही व्यक्ति जो है लेक्चर स्टैंड का फ्रेम तैयार करेगा, वही बैक बोर्ड तैयार करेगा, वही साइड बोर्ड तैयार करेगा, वही पेंट करेगा, ये सारा काम एक को करना पड़ेगा। और जब एक व्यक्ति सारा कार्य करेगा तो उससे क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी और ना ही जो तीव्रता है काम में वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन एक तरीका दूसरा और हो सकता है जो कि कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार अपनाया गया। इसमें मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्तियों में संपूर्ण कार्य को कार्य के अनुसार बांट दिया जाए। कि मान लीजिए एक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, वो पूरे 100 जो लेक्चर स्टैंड है उनके ऊपर के बोर्ड तैयार करे, दूसरा व्यक्ति टांगे तैयार करे, तीसरा व्यक्ति जो है बीच की जो सपोर्ट है उसको तैयार करे, और चौथा जो है व्यक्ति उन सबको असेंबल करे, और एक व्यक्ति पांचवा जो है, मान लीजिए 5 लेते हैं तो पांचवा पॉलिश करे। ठीक है, जब हर व्यक्ति यानी एक पॉलिश करेगा, एक टांगे तैयार करेगा, एक बीच का बोर्ड तैयार करेगा, एक फ्रंट का बोर्ड तैयार करेगा, तो हर व्यक्ति 100 के 100 बोर्ड की टांगे तैयार करेगा, यानी एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति पूरे 100 जो लेक्चर स्टैंड है उसकी बैक की जो पार्ट है उसको तैयार करेगा। 100 लेक्चर स्टैंडों के फ्रंट को तैयार करने का काम भी एक ही व्यक्ति होगा, यानी एक व्यक्ति केवल एक काम करेगा। और जब इस प्रकार से काम को बांटा जाएगा तो काम में स्पीड आएगी, अर्थात काम में जो है कुशलता ज़्यादा होगी।
क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो बार बार किसी काम को करता है तो काम तीव्र गति से होता है और वो धीरे धीरे व्यक्ति भी उस काम को करने में स्पेशलिस्ट बन जाता है, अर्थात उसको स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो इससे कार्य की गति और क्वालिटी दोनों अच्छी होंगी। अब अगर जो संस्था कार्य विभाजन के सिद्धांत को अपनाती है उससे संस्था को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ लाभ होंगे और जो नहीं अपनाएंगी उसे हानि होंगी। अर्थात जो इस सिद्धांत को अपनाएंगी उसे कुछ धनात्मक इफेक्ट जो उस पर पड़ेंगे वो है कि संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। जैसे काम की किस्म में वृद्धि हो जाएगी, गति में वृद्धि हो जाएगी और साधनों के अपव्यय में कमी होगी। इसी प्रकार कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, यानी हर व्यक्ति जब एक काम को बार बार करेगा तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जो संस्थाएं इस सिद्धांत को लागू नहीं करती है उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। क्या कि जो उत्पादन की गति है वो धीमी हो जाएगी, किस्म घटिया हो जाएगी और विशिष्टीकरण के लाभ संस्था को प्राप्त नहीं होंगे तथा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा सिद्धांत है जो वो है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये सिद्धांत हमें बताता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व सदैव साथ साथ चलते हैं। अर्थात अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ साथ चलने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, कोई काम करने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो उस व्यक्ति को उस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी दिए जाते हैं। और केवल एक व्यक्ति जिसको काम सौंपा गया है उस व्यक्ति को काम के प्रति आप जिम्मेवार केवल उस स्थिति में ठहरा सकते हैं जब आपने उस काम को करने की पावर उसे दी हो। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को काम सौंप दिया, उत्तरदायित्व दे दिया, लेकिन उस काम को पूरा करने की पावर नहीं दी, अधिकार राइट्स नहीं दिए, तो वो काम को नहीं कर पाएगा। और काम ना होने पर संस्था जो अधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को फॉलो करती है उस पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? उसे वो अपने लक्ष्य प्राप्ति में जो है लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है और कर्मचारियों के साहस में वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए, अगर कर्मचारियों को आपने कोई कार्य करने के लिए कह दिया और उससे साथ में पावर भी दे दी तो वो पावर का मतलब है कि निर्णय लेने की शक्ति उसमें आ जाती है और वो हिम्मत करके कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। और जो इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करती उनको क्या नेगेटिव इफेक्ट उन पर पड़ते हैं? आवश्यकता से अधिक अधिकार, यानी अधिकार करेगी। फ्योल के अनुसार अनुशासन का मतलब क्या होता है? फ्योल का ये कहना है कि अनुशासन का मतलब है आज्ञाकारिता, अर्थात जो उसको कार्य बताया गया उसके प्रति आज्ञाकारी होना, अधिकारों के प्रति श्रद्धा, जो उसको पावर दी गई है उसको सोच समझकर प्रयोग करना, निर्धारित नियमों का पालन करना और संस्था में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का ठीक प्रकार से पालन करना, सभी स्तरों पर अच्छी पर्यवेक्षक व्यवस्था, अर्थात अच्छी प्रकार से 3 स्तर होते हैं प्रबंध के, आपको बताए गए, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो सब स्तरों पर अच्छे से पर्यवेक्षण व्यवस्था करके ही नियमों की स्पष्ट व्याख्या करके और पुरस्कार और दंड पद्धति लागू करके, अर्थात सब स्तरों पर ठीक प्रकार की पर्यवेक्षण व्यवस्था और जो नियम बनाए गए हैं उनका सब लोगों को वो सबके लिए स्पष्ट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। और पुरस्कार और दंड व्यवस्था, अर्थात जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो संस्था के नियमों को अनुशासन को फॉलो करता है, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए समय समय पर। और जो व्यक्ति उन्हें अनुशासन और जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करता और उस पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी एक संस्था में अनुशासन को बनाए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे को तोड़ते हैं तो यह आज्ञाकारिता का उल्लंघन है। इसी प्रकार यदि एक बिक्री प्रबंधक को अधिकार प्राप्त है कि वह उधार बिक्री कर सकता है, मान लीजिए एक बिक्री प्रबंधक को ये पावर दे दी गई कि वो उधार बिक्री कर सकता है, लेकिन बिक्री प्रबंधक क्या करता है कि केवल वो अपने रिलेटिव्स को या जानकार को ही उधार देता है, अन्य लोगों को नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में ये नियमों की अनदेखी की जा रही है और
ठीक है। और जो है ऐसी स्थिति में संस्था के अंदर जो अनुशासन बना नहीं रह सकता। अब जो अनुशासन के सिद्धांत को फॉलो करती है जो संस्था, उन्हें क्या फायदा होगा? धनात्मक प्रभाव होंगे। अनुशासित संस्था की साख जो है लोगों की नजरों में अधिक होती है। जो डिसिप्लिन्ड जो इंस्टीट्यूशन होगा उसकी गुडविल आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसकी नजरों में अच्छी होती है। कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होगी और बेहतर श्रम संबंध का मतलब यहाँ है कर्मचारी और जो प्रबंधक हैं उनके बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे बनेंगे, अर्थात मनमुटाव झगड़े की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। जो संस्था इस सिद्धांत की अवहेलना करती है, अनुशासन के सिद्धांत की अवहेलना करती है, उसमें संस्था की साख और कर्मचारियों की कुशलता कम हो जाती है, अव्यवस्था का बोलबाला रहता है और अविश्वास का वातावरण हो जाता है, अर्थात कोई कर्मचारी किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है आदेश की एकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमने बार बार बीच बीच में एग्जाम्पल के तौर पर लिया। आदेश की एकता का सिद्धांत हमें बताता है कि एक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। अर्थात अगर एक कर्मचारी काम कर रहा है तो एक ही अधिकारी उसको काम बताए, ये नहीं कि एक बार में कई अधिकारी उसको काम बता देते हैं। जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक एस कर्मचारी है और इसके अधिकारी हैं एम, एन और ओ या एम एन पी, ये तीन इसके अधिकारी हैं। अगर ये भी इसको काम बता दे, ये भी इसको काम बता दे, ये भी इसको काम बता दे, यानी एक कर्मचारी को, ये कर्मचारी है, ये कर्मचारी, एक कर्मचारी को जब एक बार में तीन अधिकारियों से आदेश मिलेगा तो ये कर्मचारी जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका काम करे और किसका काम ना करे। इसलिए सिद्धांत हमें बताता है कि एक समय में एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। अर्थात ये जो तरीका है ये गलत है, ये आदेश की एकता का सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर हम कहें कि एस जो है वो प्रबंधक है, एस प्रबंधक है, अधिकारी है, और ये इस तरह से एम, एन और पी ये जो है ये कर्मचारी हैं, ये तीनों कर्मचारी हैं, एम बी, एन बी और पी बी। अब आप देख रहे हैं कि एस प्रबंधक से एम को आदेश मिल रहा है, एन को आदेश मिल रहा है, पी को, तो सब कर्मचारियों को, एम बी कर्मचारी है, एन बी कर्मचारी है, पी बी कर्मचारी है, लेकिन तीनों कर्मचारियों को आदेश एक बार में एक से ही मिल रहा है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत यहाँ फॉलो होता है लेकिन ऊपर वाले में फॉलो नहीं होता है। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि एक समय में एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। यदि एक से ज्यादा अधिकारियों से आदेश मिलेगा तो कर्मचारी सिद्धांत को फॉलो करती है, वहां अधीनस्थों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है, यानी भ्रमित नहीं हो रहा है। जो कर्मचारी है उसको क्लियर होता है कि उसने क्या काम करना है। दूसरा, अधीनस्थों की कार्य कुशलता बढ़ती है। देखिए, जब इस तरह की स्थिति होगी तो ये कई बार गुस्से में आकर किसी का भी काम नहीं करेगा और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन एक अधिकारी से जब आदेश मिलेगा तो उस कर्मचारी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, अधिकारियों की कार्यकुशलता भी बढ़ती है और अधिकारियों का काम भी समय पर पूरा हो जाता है। उद्देश्य निर्धारण में आसानी, जब एक कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश मिलेंगे तो यह आसानी से इसको तय कर सकता है कि इसका उत्तरदायित्व क्या है। अगर ये काम नहीं करता तो ये रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर ये स्थिति होगी, तीन लोगों से काम मिलेगा तो जो एस कर्मचारी है वो उस पर को पूरी तरह से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो ये कह सकता है कि जी तीनों अधिकारियों ने मुझे कार्य बता दिया, मैं किसका कार्य करूं। मैं तो इस भ्रम की स्थिति में पड़ गया कि पहले किसका कार्य करना, बाद में किसका कार्य करना। तो उत्तरदायित्व निर्धारण में भी कठिनाई जो है नहीं होती है। और सौहार्दपूर्ण वातावरण, यानी आपस में एक अच्छा वातावरण, एक प्रेम भाव का वातावरण संस्था के अंदर स्थापित होता है। अब जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है, ऋणात्मक प्रभाव है, अधीनस्थों के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर एक कर्मचारी को कई लोगों से अगर मान लीजिए आदेश मिलेंगे तो ये भ्रम में आ जाएगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अधीनस्थों की कार्यकुशलता कम हो जाएगी, अधिकारियों की कार्यकुशलता भी कम हो जाती है और उत्तरदायित्व निर्धारण में भी कठिनाई आती है। अव्यवस्था का बोलबाला होता है और अधिकारियों के अहम को ठेस पहुंचने से झगड़े होते हैं। ये कैसे? जब तीन लोगों ने एक साथ एक एस कर्मचारी को काम बताया
तो हर कर्मचारी, ये हर अधिकारी ये चाहता है कि उसका कार्य पहले हो। मान लो SM का कार्य पहले कर देता है, तो इन दोनों के जो पद है, जो इनके अधिकार क्षेत्र है, उसको, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी, अर्थात ये जो है हर्ट हो जाएंगे कि भाई पहले M का कार्य कर दिया और हमारा नहीं किया, और ऐसी स्थिति में तीनों में झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो है वो है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? निर्देश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक समूह के लिए, कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष या एक ही योजना होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए एक कार्य से संबंधित 20 लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस पूरे 20 का जो ग्रुप है, 20 लोगों का जो ग्रुप है, उसके लिए एक ही प्लानिंग होनी चाहिए और एक ही अधिकारी होना चाहिए, अर्थात जिसके अंदर रहकर वो कार्य करे। जैसे ये है कि मान लीजिए इसके अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, Q, इसके अलावा S, ये सारे मान लो 5 लोग हैं और ये एक ही कार्य में लगे हुए हैं, तो सारे एक ही प्रबंधक के अधीन होने चाहिए। ठीक है, तो ये यही बताता है निर्देश की एकता का सिद्धांत कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य है, यानी एक उद्देश्य वाली सभी क्रियाएं, ठीक है, वो एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना के अंतर्गत होनी चाहिए। अन्य शब्दों में समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए कार्य योजना एक ही होनी चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने वाला प्रबंधक भी एक ही होना चाहिए। अब जो संस्था इसको फॉलो करती है उसको क्या पॉजिटिव मिलता है, जो नहीं फॉलो करती उसको क्या नेगेटिव मिलता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे इसके? एक अधिकारी के एक जैसी क्रियाओं से संबंधित होने के कारण विशिष्टीकरण के लाभ होंगे, यानी एक अधिकारी के नीचे अगर सेम क्रियाएं या एक क्रिया से संबंधित काम करने वाले लोग होंगे तो इससे स्पेशलाइजेशन होगा। दूसरा, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। तीसरा, उद्देश्य प्राप्ति करना आसान हो जाएगा। और लास्ट है, क्रियाओं में एक रूपता से समन्वय स्थापित होगा, ये समन्वय में मदद होगी, यानी तालमेल बैठाने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद अवहेलनात्मक प्रभाव या ऋणात्मक क्या होगा? अगर जो संस्था निर्देश की एकता के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती, वहां नेगेटिव क्या होगा? तो विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, संगठन की कार्यकुशलता कम हो जाएगी, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई हो जाएगी और क्रियाओं के एक रूपता के अभाव में समन्वय में कठिनाई आएगी। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि सामान्य हित या संस्था का हित ही सर्वोपरि है। सामान्य हित का मतलब होता है, सामान्य हित का मतलब है संस्था का हित। ये सिद्धांत हमें बताता है कि सदैव एक संस्था का हित या सामान्य हित ही सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। अर्थात व्यक्तिगत हितों के लिए, ठीक है, सामान्य हितों के लिए यदि व्यक्तिगत हितों को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। एक कर्मचारी जो किसी संस्था में काम करता है उसे सदैव संस्था के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। यदि संस्था के लिए, संस्था के फायदे के लिए कर्मचारी अधिकारी को स्वयं को हानि उठाने, व्यक्तिगत रूप से हानि उठानी पड़ रही है, तो उसे ये कदम उठा लेना चाहिए। जबकि अगर संस्थागत हितों की हानि हो रही है लेकिन व्यक्तिगत हितों का लाभ हो रहा है, तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी के क्रय प्रबंधक को कच्चा माल जो है क्रय करना है, या यूं कहिए कि कंपनी का क्रय प्रबंधक है, उसे कुछ कच्चा माल लेना है और बाजार में अन्य जो पूर्तिकर्ता हैं, जो सप्लायर्स हैं, उसे वो कच्चा माल तो है सस्ती कीमत पर दे रहे हैं। मान लीजिए उसे वो कच्चा माल 10,000 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा, लेकिन उसका अपना बेटा भी यही व्यवसाय करता है, कच्चा माल देने का, और वो उसे 12,000 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है। और तो वो प्रबंधक अब मार्केट से 10,000 में ना लेकर के, अन्य सप्लाई कर्ताओं से 10,000 में ना लेकर अपने बेटे से 12,000 रुपये किलो के हिसाब से वो कच्चा माल खरीद लेता है।
तो यहाँ इस उदाहरण में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दे दी गई है, जबकि सामान्य हितों को जो है हितों की हानि हो गई है, अर्थात संस्थागत हितों को ठेस पहुंचाई गई है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सामान्य हितों पर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि संस्था के लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से हानि उठानी पड़े तो वो कदम उठा लेना चाहिए। अब जो संस्था इस व्यक्तिगत हित पर व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन के सिद्धांत को अपनाती है, उसको क्या लाभ होता है, जो नहीं अपनाती उसको क्या हानि होती है। तो जो संस्था व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन के सिद्धांत को अपनाती है, मानवता का पालन जो है वो धनात्मक हो जाता है। इसमें संस्था को लाभ से सभी को लाभ होता है, संस्थागत उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में तालमेल बैठता है। लेकिन जो इस सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं उनको ऋणात्मक इफेक्ट क्या पड़ते हैं, मानवता का हनन होता है, ह्यूमैनिटी जो है वो समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या में वृद्धि होती है, एक बार दूसरे से द्वेष बढ़ता है, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होता है और व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय का अभाव होता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है 7 कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमें बताता है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक यानी वेतन और मजदूरी सदैव उचित मात्रा में होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी व मालिकों दोनों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। अर्थात प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के अनुसार ही पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। प्रबंधक का यह भी कर्तव्य बनता है कि एक कर्मचारी जितना कार्य करता है उसको उसके काम के अनुसार कार्य अनुसार ही वेतन या पारिश्रमिक भुगतान किया जाए। यदि कर्मचारी को उसकी सेवाओं का उचित प्रतिफल नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता और लगन से काम नहीं करेंगे। संस्था की असफलता का सामना जो है, संस्था को अपनी असफलता का सामना करना पड़ेगा और जो प्रतिफल है, उचित प्रतिफल में क्या क्या, भाई किस प्रतिफल को, किस पारिश्रमिक या वेतन मजदूरी को आप उचित कहेंगे, उचित प्रतिफल किसे कहेंगे, जिससे जीवन स्तर की लागत, ठीक है, को देखना चाहिए कि वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड क्या है जिस एरिया में वो कर्मचारी रह रहा है, श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी योग्यता आदि को ध्यान में रखना चाहिए या उस पर निर्भर करती है। फ्योल का कहना है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए सामान्य जो पारिश्रमिक है, अर्थात जो उनका कार्य के अनुसार बनता है, उसके अतिरिक्त भी कुछ समय समय पर अमौद्रिक प्रेरणाएं भी देनी चाहिए। अर्थात जैसे कर्मचारी का कभी किसी मंच पर जो अच्छा कर्मचारी जो ठीक प्रकार से काम करता है, ऐसे कर्मचारी को मंच पर आपने सम्मानित कर दिया, उसे लोगों, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका परिचय करा दिया, इससे भी उसका सम्मान बढ़ता है और वो पूर्ण समर्पण के साथ संस्था में कार्य करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि महंगाई, आए दिन महंगाई बढ़ रही है और दूसरी ओर कंपनी मान लो अच्छा लाभ प्राप्त कर रही है, तो इस स्थिति में प्रबंधकों को चाहिए कि कर्मचारियों को बिना मांगे ही, ठीक है, उनके पारिश्रमिक में कुछ वृद्धि कर देनी चाहिए। ऐसा ना करने पर कर्मचारी मौका मिलते ही कर्मचारी जो है वो कंपनी को छोड़ देंगे और इससे संस्था को ये नुकसान होगा कि जब पुनः रिक्रूटमेंट यानी भर्ती वगैरह में, चयन में, सिलेक्शन में, प्रशिक्षण आदि पर जो खर्च करने पड़ते हैं वो भारी मात्रा में जो संस्था को करने पड़ेंगे। अब जो संस्था कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सिद्धांत को अपनाती है उसको क्या फायदा होता है, कर्मचारियों को प्रोत्साहन और संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है, यानी उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कर्मचारियों के समर्पण भावना का विकास होता है, कर्मचारियों में समर्पण भावना विकसित होती है, यानी वो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं संस्था के लिए, क्योंकि जब संस्था उनके लिए इतना अच्छा कर रही है तो वो भी चाहते हैं कि संस्था के लिए वो भी समर्पित रहें। श्रम परिवर्तन दर का मतलब है आए दिन काम छोड़ के कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात कर्मचारी लंबे समय तक संस्था में कार्य पर बना रहता है। और जो संस्था इसको फॉलो नहीं करती उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, कर्मचारियों के प्रोत्साहन में कमी और असंतुष्टि में वृद्धि होती है, बेईमानी को बढ़ावा मिलता है, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि होती है, यानी आए दिन कर्मचारी नए नए आते हैं और पुराने छोड़कर संस्था को चले जाते हैं, जिससे कि संस्था की साख कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का सिद्धांत।
केंद्रीकरण का अभिप्राय क्या होता है, विकेंद्रीकरण का अभिप्राय क्या होता है। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत हमें बताता है कि एक संस्था में जो है पूर्ण केंद्रीकरण और पूर्ण विकेंद्रीकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण जो है केंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात ना तो पूरी तरह से केंद्रीकरण होना चाहिए, ना पूरी तरह से विकेंद्रीकरण। हम पहले आपको बताते हैं केंद्रीकरण क्या है। केंद्रीकरण का मतलब है कि जब किसी कार्य से संबंधित एक संस्था में सारी पावर केवल एक व्यक्ति के चारों ओर घूमती है, एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण। एग्जाम्पल अगर हम मान ले कि मान लीजिए एक राज्य का मुख्यमंत्री और सारे जितने भी राज्य के मंत्रालय हैं उन सबको अपने पास रख लेता है, तो आप समझते हैं कि जब भी किसी भी मंत्रालय से संबंधित कार्य कोई भी होगा तो मुख्यमंत्री से पूछकर किया जाएगा। तो ये केंद्रीकरण है, यानी इससे जो इम्पोर्टेंस है वो मुख्यमंत्री की अर्थात अधिकारी की बढ़ जाती है। केंद्रीकरण अधिकारी की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है, कर्मचारी की इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। विकेंद्रीकरण क्या है, जब एक अधिकारी कुछ मुख्य कार्यों को अपने पास रख करके शेष सारे कार्यों को अपने से नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं उनमें बांट देता है, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री सारी पावर अपने पास नहीं रखता, बल्कि एक वो शिक्षा मंत्री बना देता है, एक यातायात मंत्री बना देता है, संचार मंत्री बना देता है। इस तरह से राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के मंत्रियों में कार्य को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इससे जो नीचे के अधिकारी हैं उनको भी कार्य की पावर मिल जाती है, ये कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो जो ये सिद्धांत है ये बताता है कि ना तो पूरी तरह केंद्रीकरण होना चाहिए, ना तो ऐसा होना चाहिए कि पूरी पावर केवल अधिकारी के पास हो, और ना ऐसा होना चाहिए कि पूरी सारी पावर को ही नीचे बांट दी जाए, बल्कि प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण का मतलब है कि मुख्य कार्य एक अधिकारी को अपने पास रखने चाहिए और बाकी के छोटे मोटे कार्य जो है वो नीचे के कर्मचारियों में बांट देने चाहिए। इससे जो अधिकारी है वो मुख्य समस्याओं पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएगा। क्योंकि अगर छोटी मोटी समस्याएं सारा एक केंद्रीकरण के अंतर्गत अगर सारी पावर अपने पास रख ले तो छोटी छोटी समस्याओं में उच्च अधिकारी फंस कर रह जाता है, जिससे कई बार मेन मुद्दे जो है वो छूट जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि मुख्य कार्य अपने पास रखेगा, बाकी के छोटे मोटे कार्य नीचे के अधिकारियों में बांट देगा और उन्हें काम करने की पावर दे देता है। इससे कार्य को करने में आसानी होती है। तो जो इस सिद्धांत को फॉलो करता है, एक उदाहरण भी दिया है कि उद्देश्य और नीतियों के निर्धारण और व्यवसाय के विस्तार आदि से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार जो है अधिकारियों को अपने पास रखने चाहिए, और दूसरी ओर कच्चा माल खरीदना, कर्मचारी की छुट्टी देना आदि के अधिकार जो है वो नीचे के अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। जो इसको फॉलो करता है उसके लिए पॉजिटिव क्या है और जो नहीं फॉलो करता उसके लिए नेगेटिव क्या है। तो देखिए, जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को फॉलो करती है संस्था, उसके लिए धनात्मक क्या होता है, अधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है, बेहतर और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है और अधीनस्थों के प्रोत्साहन में वृद्धि हो जाती है। यानी जब उनको भी काम करने के अधिकार मिलेंगे तो वो भी इंक्रेज होंगे। अवहेलनात्मक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, पूर्ण केंद्रीकरण से अगर पूरी तरह सारी पावर एक व्यक्ति के पास होगी तो से अधिकारियों जो अधिकारी होगा, ठीक है, उसके कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि हो जाएगी, और पूर्ण विकेंद्रीकरण होगा तो इससे अधीनस्थों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि हो जाएगी। पूर्ण केंद्रीकरण से अधिकारियों द्वारा उतावले और गलत निर्णय और पूर्ण केंद्रीकरण से अधीनस्थों द्वारा कमजोर निर्णय लिए जाएंगे। अगर पूरी तरह से एक अधिकारी के पास पूरी पावर होगी तो वो कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेगा, जिससे गलत निर्णय की समस्या उत्पन्न होगी। और दूसरा, अगर पूर्ण विकेंद्रीकरण होगा, सारे जो मेन इशू हैं वो भी सॉल्व करने के लिए नीचे के कर्मचारियों को दे दिए जाएंगे। तो क्योंकि नीचे का अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता, इसलिए वो गलत निर्णय ले सकता है, कमजोर निर्णय ले सकता है, जिसमें सफलता प्राप्त ना हो। और लास्ट है, पूर्ण केंद्रीकरण से अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी होती है। अगर पूर्ण केंद्रीकरण होगा तो नीचे के जो कर्मचारी हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें काम करने की कोई पावर नहीं दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, देखिए सोपान श्रृंखला का मतलब क्या होता है।
इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से। औपचारिक का मतलब है जिसके नियम बनाए गए हैं, फॉर्मली होती है, जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधिकारी अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। ये एक अधिकारों की एक सीधी जो है श्रृंखला है, जो उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक सीधी रेखा में चलती है। फ्योल का विचार है कि इस श्रृंखला का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक संदेश, प्रत्येक बात, प्रत्येक विचार जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर द्विमार्गीय, दो मार्गों से होता हुआ द्विमार्गीय संदेशवान के माध्यम से एक सीधी रेखा में चलना चाहिए, ठीक है, और किसी भी कड़ी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो फ्योल ने इसे समझाने के लिए एक सीढ़ी नुमा जो है चित्र का प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए ये, और सबसे ऊपर मान लीजिए कि ए अधिकारी है, जो कि हम कह सकते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक अधिकारी है बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ये ई और ये एफ, ये अधिकारी है। देखते हैं इसी तरह यहाँ पर एक अधिकारी जी, इसके बाद है मान लीजिए कि यहाँ एक अधिकारी है एल, यहाँ एम, यहाँ एन, यहाँ ओ और यहाँ पी और ये क्यू। इस तरह से ये अधिकार श्रृंखला है। तो आप देखिए एक सीढ़ी नुमा श्रृंखला है अधिकारों की। जैसा कि हमने कहा कि सोपान श्रृंखला जो है वो अधिकारों के बीच एक सीधी रेखा होती है, अर्थात कोई भी अगर संदेश ए ने यहां तक देना है तो पहले वो इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा ई को, उसके बाद एफ को और उसके बाद ही जी तक पहुंचेगा। इसी तरह कोई भी बात मान लीजिए इन्होंने कहनी है तो जी एफ को कहेगा। मान लीजिए कि कोई बात जी ने ऊपर तक पहुंचानी है तो ऐसा नहीं कि जी डायरेक्ट कहेगा, जी एफ को कहेगा, एफ ई को कहेगा, ई डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, सी डी को कहेगा और उसके बाद ही वो बात ए तक पहुंचेगी। इसी तरह मान लो ए ने कोई बात क्यू को पहुंचानी है तो ए एल को कहेगा, एल इस एम को, एम एन को, एन ओ को, ओ पी को और पी क्यू को। इसी तरह क्यू ने कोई बात मान लीजिए ए को कहनी है तो इधर पी को, ये ओ को, ये एन को, ये एम को और वो एल को और उसके बाद ही बात ए तक पहुंचेगी। तो ये एक अधिकारों की जो है सोपान श्रृंखला है। तो फ्योल क्या कहते हैं, फ्योल ने इस सिद्धांत को एक सीढ़ी और दोहरी श्रृंखला द्वारा स्पष्ट किया। उदाहरण के लिए चित्र में दर्शाए गए विभिन्न कर्मचारियों में से एफ कर्मचारी पी से संपर्क स्थापित करना चाहता है। मान लीजिए अब इन्होंने कहा कि ये जो कर्मचारी है, ये जो कर्मचारी है ये इसको कोई बात कहना चाहता है, इसको यहां से ये बात हो रही है, यानी एफ कोई बात पी को कहना चाहता है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि एफ डायरेक्ट पी को कह दे, ये बात जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात सीधा पी उसको कह देगा, बल्कि क्या होगा, ये बात को इसको कहना चाहता है इधर, तो ऐसा नहीं होगा कि एफ डायरेक्ट पी को कहेगा। एफ क्या करेगा, एफ जो है इसके लिए वही सोपान श्रृंखला सीढ़ीनुमा सोपान श्रृंखला के नियम को अपनाएगा। कैसे, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि एफ ने पी से कोई बात कहनी है, कोई बात करनी है, तो क्या होगा, तो एफ ई को कहेगा, ई डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को कहेगा, ए एल को कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा और ये इसको कहेगा। यानी इस तरह से जाकर के पूरी बात होगी, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि
सोपान श्रृंखला सिद्धांत का एफ को पहले सारी बात ई डी सी बी के माध्यम से ए को पहुंचानी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो ए जो है एल एम एन ओ के माध्यम से तब उस बात को पी को कहेगा। इस प्रकार एफ को पी से व्यवसायिक गतिविधियों के संदर्भ में संपर्क करने के लिए बीच में सारे पदों को, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप को जो है वो बात पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर के उसकी बात पी से ओ पाएगी। लेकिन 9 पदों का सहारा इसको लेना पड़ेगा। लेकिन इस जो श्रृंखला है, सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसके अंतर्गत एक संदेश को एफ से पी तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लग जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब एक बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो बात का अर्थ प्रत्येक लेवल पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति से एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में लगभग 30% डेप्रिसिएशन हो जाया करता है। मीन्स मैंने अगर बात कोई कही, यानी एफ ने ई को कोई बात कही, तो 30% वो बात का अर्थ यहाँ बदल गया। और आप सोचिए कि वो पी तक जाते जाते बात जो है पूरी तरह से लगभग अर्थहीन हो जाती है। तो इसकी ये कहता है कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो फ्योल है उन्होंने समतल संपर्क श्रृंखला, ये इसको कहते हैं समतल संपर्क श्रृंखला। यह प्लांक जो है इस वर्ड का यूज किया, हिंदी में भी कह सकते हैं ये। इसके लिए फ्योल ने एक आसान रास्ता बताया समतल संपर्क का कि एफ क्या कर सकता है कि एफ डायरेक्ट भी पी से इस तरह से बात कर सकता है। लेकिन समतल संपर्क के अंतर्गत केवल 2 समान स्तर के कर्मचारी ही आपस में बात कर सकते हैं और उन्हें जब भी बात करनी है इसका डिटेल अपने से जस्ट ऊपर वाले को, यानी एफ ने ई को और पी ने ओ को देना होगा। यानी अगर एफ पी से बात करना चाहता है, एफ पी से बात करना चाहता है तो एफ ने ई से अनुमति लेनी होगी कि मैं पी से बात करना चाहता हूं। इसी प्रकार पी ने भी ओ से अनुमति लेनी होगी कि क्या मैं एफ से संपर्क स्थापित कर सकता हूं, और जो बात उनके बीच में हुई होगी पी वो ओ को बतानी पड़ेगी, पी ने ओ को बतानी पड़ेगी कि आखिर उनके बीच में जो भी बातें हुई एफ और पी के, वो क्या बातें हुई, ये पी के द्वारा ओ को बताना अनिवार्य है। इसको कहते हैं समतल संपर्क। यह सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का अपवाद है। यानी अपवाद इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो वो कड़ियां हैं, जो अधीनस्थ श्रृंखला की जो लेवल है उनको छोड़ दिया। जब भी एक लेवल के 2 कर्मचारी आपस में बातचीत करेंगे तो दोनों ने जस्ट अपने ऊपर से जो अधिकारी है उससे पूछना होगा और उसको उसका ब्यौरा डिटेल बतानी होगी। अब जो संस्था इसको फॉलो करती है और जो नहीं करती उनको क्या लाभ और हानि है, तो देखिए इसके जो संस्था सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को फॉलो करती है उस पॉजिटिव सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह होता है, व्यवस्था में ये सूचनाएं प्रवाहित होती हैं, अधिकारों के पूर्ण आदर से बेहतर संबंध होते हैं, सब स्तर के जो अधिकारी हैं उनका आदर बना रहता है और अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाता है। और जो इसको फॉलो नहीं करती उनके लिए नेगेटिव क्या होता है, सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह, नजदीकी अधिकारियों को अनदेखा करने से संबंधों में कटुता अर्थात संबंध बिगड़ जाते हैं और सूचनाएं समय पर उपस्थित न होने से समस्याएं घटने की बजाय उल्टा बढ़ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो नेक्स्ट 10 व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या है। तो व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत हमें बताता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए और सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए। व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत हमें बताता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए और सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए।
सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना का मतलब है, यानी उनके अनुसार कहता है कि प्रत्येक संस्था में दो प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, एक भौतिक साधनों से संबंधित व्यवस्था और जिसे हम भौतिक व्यवस्था कहते हैं, और दूसरा सामाजिक साधनों से जो है मानवीय साधनों से संबंधित व्यवस्था जिसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। यानी भौतिक व्यवस्था क्या है? भौतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो है सही काम पर ही लगाना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी कार्य करने की योग्यता है उस व्यक्ति को उस कार्य पर ही लगाना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति अकाउंट्स का काम जानता है तो उसको अकाउंट्स का काम ही देना चाहिए। एक व्यक्ति वेल्डिंग का कार्य जानता है तो उसको वेल्डिंग का कार्य ही देना चाहिए। इससे जो है कार्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होंगे। ये होता है भौतिक व्यवस्था। एक दूसरी व्यवस्था होती है कि सामाजिक व्यवस्था, अर्थात जो दूसरी व्यवस्था, ये तो थी सामाजिक व्यवस्था, दूसरी होती भौतिक व्यवस्था। भौतिक व्यवस्था का मतलब है प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। अर्थात कि मान लीजिए कहाँ औजार रखे हुए हैं, कौन सी मशीन कहाँ लगी हुई है, इसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और वो हर समय अपने निश्चित स्थान पर ही होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक दिन कर्मचारी ने कार्य किया और वो औजार इत्यादियों को इधर उधर डाल जाते हैं, तो इससे अगले दिन जब वो आएंगे तो हो सकता है उन्हें वो आसानी से ना मिले। अगर वो अपने उचित स्थान पर रखे होंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी और इससे कार्य करने में सरलता होगी। हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं दैनिक रूप से भी कि मान लीजिए हम घर में जाते हैं और हम अपनी किताबें स्कूल से जाने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, तो नेक्स्ट डे जब हम स्कूल के लिए तैयार होंगे तो हमें समस्याएं हमारे सामने आएंगी कि कौन सी बुक कहाँ है, कहाँ हमारा पेन है, कहाँ हमारा बैग है, कहाँ हमारी टाई है। लेकिन अगर प्रत्येक वस्तु, टाई अपने निश्चित स्थान पर होगी, कपड़े अपने निश्चित स्थान पर होंगे, जूते अपने निश्चित स्थान पर होंगे, तो नेक्स्ट डे हमें उन्हें ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कहता है कि इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने से हर व्यक्ति को यह पता होगा कि उसका स्थान कहाँ है और उसे क्या करना है और उसकी जरूरत की वस्तुएं उसे किस स्थान पर मिलेंगी। परिणामतः संस्था में उपलब्ध सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा। उदाहरण के लिए कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसे साधन यानी उपकरण कहाँ उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार उन्हें पता होना चाहिए कि पर्यवेक्षक जरूरत पड़ने पर कहाँ मिलेगा, सुपरवाइजर की अगर जरूरत है तो कहाँ उपलब्ध होगा। मुख्य बात यह है कि केवल टूल बॉक्स और पर्यवेक्षक का स्थान निश्चित नहीं होना चाहिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने अपने निर्धारित स्थान पर पाया जाना अति आवश्यक है। केवल हमने निश्चित स्थान जो तय कर दिया कि भाई ये व्यक्ति पर्यवेक्षक या जो फोरमैन, लाइनमैन ये यहाँ होंगे, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिले तो भी कार्य को पूर्ण रूप से ढंग से सफलतापूर्वक नहीं किया जाता। यानी उन व्यक्तियों का वहाँ होना, हमने ये कह दिया कि भाई इस मशीन का स्थान यहाँ है, इस औजार का स्थान यहाँ है, वो तो निश्चित तो कर दिया, लेकिन औजार अपने स्थान पर नहीं है तो भी हमें कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। अब इसके धनात्मक प्रभाव क्या है? जब व्यवस्था और क्रमबद्धता को सिद्धांत को जो संस्था लागू करेगी, भौतिक साधनों और मानवीय साधनों का पूर्ण प्रयोग होगा, आवश्यकता पड़ने पर साधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होगी और अवहेलनात्मक प्रभाव और बेहतर अनुशासन बनेगा। तो अवहेलनात्मक प्रभाव क्या होंगे? नेगेटिव है, संसाधनों का दुरुपयोग होगा, दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि हो जाएगी और अव्यवस्था का बोलबाला रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए उनके साथ, जस्टिस और काइंडनेस। ठीक है, अर्थात उनके साथ न्याय और उदारता के साथ ही व्यवहार किया जाए, जिसमें उनमें अपने कार्य के प्रति समर्पण और अपनेपन की भावना उत्पन्न हो। किसी भी कर्मचारी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। फ्योल के इस सिद्धांत के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि दो कर्मचारी, मान लो एक कर्मचारी बहुत अच्छा कार्य करता है, मेहनती है, दूसरा कर्मचारी कामचोर है, अगर दोनों को समान वेतन दे दिया जाए तो ये भी न्याय और जो है समानता का व्यवहार नहीं कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर अधिकारी को चाहिए कि कामचोर प्रवृत्ति के
व्यक्ति के लिए कठोर जो व्यवहार करना चाहिए, और जो व्यक्ति मेहनत से कार्य करता है, अपने कार्य को लगन के साथ करता है, उस कर्मचारी के प्रति सरल व्यवहार करना चाहिए, अर्थात प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए, और उसे समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण दिया है, एक श्रमिक एक दिन में 10 इकाइयां माल तैयार करता है, एक दूसरा श्रमिक जो प्रबंधक का रिश्तेदार है वो 8 इकाइयां तैयार करता है, और दोनों को बराबर मजदूरी मिलती है, तो यह समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। दूसरे श्रमिक को पहले से कम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। अब इस जो समता के सिद्धांत को संस्था अपनाती है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, भाई मैंने जितना काम किया मुझे मिल गया तो मैं संतुष्ट हूं। संगठन के प्रति समर्पण भावना में वृद्धि होती है। कर्मचारी जो है अपनी कुशलता को और बढ़ाने का प्रयास है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसके लिए उसे कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो और ज्यादा मेहनत करने लगता है, और अकुशल कर्मचारी का कुछ काट लिया जाएगा तो वो जो है वो भी अगले दिन सोचेगा कि भाई मुझे इससे कम वेतन मिल रहा, क्यों ना मैं भी मेहनत करूं, तो दोनों मोटिवेट होते हैं। अवहेलनात्मक प्रभाव, अगर समता के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया जाएगा तो नेगेटिव इफेक्ट, कुशल कर्मचारी के लिए असंतुष्टि का दौर होगा, और कुशल कर्मचारियों का संगठन में विश्वास उठने लगता है। कुशल कर्मचारियों की कुशलता में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो सोचने लगता है कि भाई उसे उसके कार्य के बदले में पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, और अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही में वृद्धि होती है, और जो कामचोर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो कामचोर बनता चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी उतना ही काम कर रहा है, मैं भी, और हम दोनों को, मैं मान लीजिए हम कम काम कर रहे हैं, एक कम कर रहा है, दूसरा ज्यादा कर रहा है, और दोनों को समान वेतन मिलेगा, तो कामचोर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा उसकी अकुशलता और बढ़ेगी। इसके बाद है नेक्स्ट जो है कर्मचारियों में स्थायित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, ये सिद्धांत बताता है कि प्रबंध की दृष्टि से कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन बदला जाना संस्था के सर्वथा अहितकर में होता है, अहित में होता है। यानी एक संस्था में यदि आए दिन कर्मचारी नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, तो ये संस्था के लिए कभी भी उसके फायदे में नहीं होता। यह एक संस्था के अकुशल प्रबंध की ओर इंडिकेशन करता है, यानी संकेत करता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व का बना रहना जरूरी है, अर्थात वो लंबे समय तक ये प्रयास करने चाहिए कि कर्मचारी जो आपकी संस्था में काम कर रहा है वो लंबे समय तक अपने पद पर बना रहे, ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहे। फ्योल का मत है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व बुरे प्रबंध का कारण भी है और परिणाम भी। अगर आए दिन आपकी संस्था में से कर्मचारी छोड़कर जा रहे हैं, नए कर्मचारी आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका प्रबंध बहुत अच्छा नहीं है। ऊंची श्रम परिवर्तन दर, अर्थात काम छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की ऊंची संख्या, आए दिन कर्मचारी आपके संस्था को छोड़कर अगर जा रहे हैं, इससे कर्मचारियों को बार बार चुने जाने, यानी उनकी रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन आदि करने, उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग आदि में जो खर्चा होगा वो संस्था को बहुत अधिक लागत के रूप में उठाना पड़ता है, और इससे संस्था की गुडविल जो इमेज है, प्रेस्टीज है, वो भी डाउन हो जाती है। इस तरह की साख कर्मचारियों में अनिश्चितता की भावना पैदा करती है, और वह हर समय नए काम की खोज में लगे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें संस्था के प्रति समर्पण की भावना जागृत नहीं होती है, अर्थात वो एक समर्पित कर्मचारी नहीं बन पाते हैं। उदाहरण के लिए माना कि एक कंपनी में कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होता है, और कंपनी का वातावरण भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी में नहीं रुकेंगे, और अवसर मिलते ही वे कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। यह स्थिति सर्वथा एक संस्था के लिए अहितकर होती है। अब जो संस्था इसको लागू करती है उसके लिए पॉजिटिव क्या है? कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होगी, संस्था के साथ में वृद्धि होगी, कुशल कर्मचारियों का संस्था की ओर झुकाव हो जाएगा, और कम प्रशिक्षण लागत खर्च करनी पड़ेगी। जो संस्था कर्मचारियों के स्थायित्व के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती, कर्मचारियों के लिए अविश्वास का वातावरण होता है, वहाँ संस्था की साख में कमी हो जाती है, अच्छे कर्मचारियों का संस्था को छोड़कर जाना निश्चित हो जाता है, और भारी भर्ती और प्रशिक्षण के रूप में लागतें उठानी पड़ती हैं। इसके बाद है 13 है पहल क्षमता। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, पहल क्षमता का अभिप्राय होता है
कि अपने विचारों को प्रकट करते हुए काम को करने की क्षमता से होना है, यानी अपने आगे बढ़ करके किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित होना। ख्योल के अनुसार प्रबंधक का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों को अधिकारों की सीमा और अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए उन्हें कार्य करने के या निर्णय लेने में पहल करने की भावना को प्रेरित करे। अर्थात एक प्रबंधक को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना जो है भरे, इस कार्य के लिए अभिप्रेरित करे कि वो अपने आप ही आगे बढ़कर एक लिमिट में रहकर इस कार्य को अंतिम रूप दे सके, अर्थात उसके संबंध में निर्णय ले सकें। उसके लिए वो उसे अपने कर्मचारियों को अधिकार देने चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब प्रबंधक अधीनस्थों के विचारों का स्वागत करे, और ऐसा तभी होगा, मान लीजिए एक कर्मचारी ने कोई बात प्रबंधक को कही और प्रबंधक ने उसको वहां से डांट कर भगा दिया, तो वो कर्मचारी जीवन भर कभी भी अपने विचार अधिकारी को नहीं कहेगा, प्रबंधकों को नहीं कहेगा। यहाँ प्रबंधक को चाहिए कि उसके विचारों का स्वागत करना चाहिए। देखिए प्रबंधक जो है किसी भी कर्मचारी के सुझाव को मानने के लिए कभी भी मजबूर नहीं होता, बाध्य नहीं होता। वास्तव में उसने डिसीजन स्वयं लेना होता है, लेकिन वो सुन तो सकता है कि भाई कर्मचारी जो कह रहा है उसकी बात को एक प्रबंधक को द्वारा ठीक से सुना जाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि हम विचार करेंगे। इससे क्या होगा कि कर्मचारी समय समय पर नए विचार लाएगा, बताएगा। लेकिन अगर पहली बार में ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पॉजिटिव और उसे डांट कर भगा दिया प्रबंधक ने, तो वो फिर कभी भी अपना सुझाव संस्था के लिए नहीं देगा। यहाँ तक कि जब उसे लग रहा होगा कि कोई कार्य गलत हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी वो सुझाव देना पसंद नहीं करेगा। उदाहरण के लिए एक सेल्समैन बिक्री प्रबंधक को एक नई विज्ञापन विधि को लागू करने का सुझाव देता है। सेल्समैन जो है ये बताता है बिक्री प्रबंधकों को नए विज्ञापन करने की तरीका क्या हो सकता है। बिक्री प्रबंधक उससे कहकर डांट देता है कि जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में वह भविष्य में कभी कोई सुझाव देने के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी पहल क्षमता को पहले ही दबा दिया गया। इसके विपरीत यदि उसके सुझाव को ध्यान से सुन लिया जाता, चाहे उसे लागू नहीं किया जाता, वह भविष्य में भी कोई अच्छे बेहतर सुझाव दे सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पहल क्षमता में वृद्धि हुई। तो अब यहाँ भी जो है इस सिद्धांत के धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव। धनात्मक क्या है? कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि हो जाएगी पहल क्षमता से। कर्मचारियों का निर्णय को लागू करने में सहयोग होगा और कर्मचारियों की संस्था के प्रति अपनेपन की भावना में वृद्धि होगी। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? कर्मचारियों की सोच शक्ति का क्षीण होना, यानी समाप्त हो जाना, क्योंकि वो सोचेंगे नहीं, विचार ही नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं तो कुछ नए करने का उन पर चांस नहीं होगा। असहयोग का वातावरण, सहयोग नहीं मिलेगा कभी भी कर्मचारियों को, और कर्मचारियों की संस्था के प्रति लगाव में कमी आ जाएगी। और इसके बाद ये लास्ट है सहयोग की भावना का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? सहयोग की भावना के सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करना चाहिए, अर्थात ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो सब मिलकर कार्य करें। उसे ऐसा करने के लिए प्रबंधकों के साथ वार्तालाप के दौरान जब भी वो बातचीत करें, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया करना चाहिए। अर्थात वो ये ना कहे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए हम ये कार्य करेंगे या हम ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हम शब्द जो है वो टीम भावना का विकास कर रहा है। उदाहरण के लिए प्रबंधक को अधीनस्थ के सामने हमेशा ये कहना चाहिए कि हम यह कार्य करेंगे, ना कि मैं यह कार्य करूँगा। प्रबंधक के इस व्यवहार से अधीनस्थों में टीम भावना का संचार होता है। अब जो इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, सहयोग की भावना के सिद्धांत को, उन पर धनात्मक प्रभाव क्या होंगे? टीम भावना से काम करने की प्रेरणा मिलेगी, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी होगी और मधुर संबंध होंगे। और नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे जो इसको फॉलो नहीं करते? टीम भावना का हनन, समाप्त हो जाएगी टीम भावना, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई आएगी और संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। तो ये जो है आपके लेसन नंबर 5 का पार्ट 2 समाप्त हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे केंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण में अंतर,
ठीक है। तो केंद्रीकरण जो है इसमें समस्त जो सभी अधिकार होते हैं वो अधिकारी के पास होते हैं, और इसमें मुख्य अधिकार केवल अधिकारी के पास होते हैं विकेंद्रीकरण में, बाकी नीचे के अधिकारियों में बांट दिए जाते हैं। केंद्रीकरण में जो है अधीनस्थों की भूमिका शून्य हो जाती है। यूं कहिए कि केंद्रीकरण में अधिकारी का महत्व बढ़ जाता है और इसमें कर्मचारियों का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। केंद्रीकरण का संस्था में होना अनिवार्य नहीं है, विकेंद्रीकरण का संस्था में होना अनिवार्य है। ठीक है। एक विकेंद्रीकरण का एक संस्था में होना अनिवार्य है, अर्थात इसके अंतर्गत समस्त जो पावर होती है, ठीक है, वो एक अधिकारी के पास होती है, और इसके अंतर्गत मुख्य जो कार्य करने के अधिकार होते हैं वो उच्च अधिकारी के पास और बाकी के निचले स्तर तक बांट दिए जाते हैं। ये इसके अंतर थे। इसी प्रकार आपका आदेश की एकता और निर्देश की एकता में एक अंतर है। आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है देखिए इन दोनों में। तो आदेश की एकता, निर्देश की एकता, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय में केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, और इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाएं एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए एक ही योजना होनी चाहिए। इसमें इस उद्देश्य इसका जो उद्देश्य है वो दोहरी अधीनस्थता को रोकना है, अर्थात दो या अधिक कर्मचारी अधिकारियों के अधीनस्थ होना, इस बात को रोकना, और इसका उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने से बचाना। इसमें कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं और इससे पूरा संगठन प्रभावित होता है। ठीक है। और ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स।